Hello everyone, this is Himanshu Kumar or you are watching my YouTube channel Physics Divana Classes. Today I am here as you know that tomorrow is our Science and Society examination. So this video plays an important and necessary role in your examination as you know that. तो चलते हैं अपने मेन लेक्चर पे आते हैं साइंस एंड सोसाइटी का। तो जैसे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, तो मैं इसीलिए वीडियो लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें, और बहुत ज़्यादा इजी प्रिपरेशन है इसका। क्योंकि सबसे इसमें दो ही यूनिट है, साइंस एंड सोसाइटी में दो ही यूनिट है। एज द नेम सजेस्ट साइंस एंड सोसाइटी मतलब सोसाइटी का मतलब साइंस जो है ना हमारा सोसाइटी में क्या इंपैक्ट डालता है, मतलब जो हमारी सोसाइटी आसपास की सोसाइटी है उसमें साइंस का कहाँ यूज हो रहा है, दैट इज द साइंस एंड सोसाइटी। और इसमें सबसे पहली बात, इसमें दो यूनिट्स है अपने पास, दो यूनिट्स है, यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। जो यूनिट 1 है वो रेशनल थिंकिंग है, रेशनल अप्रोच है कि हमारा साइंटिफिक माइंडसेट कैसे होगा, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, चीजों को कैसे विजुलाइज करते हैं, साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन होती है उसका हमारे लेबोरेटरीज में या कहाँ रियल लाइफ में किधर यूजेस है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की भी हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग रैशनल थिंकिंग के साथ अप्रोच कर रहे हैं, रैशनल थिंकिंग के साथ डील करने जा रहे हैं। तो दैट videos plays the one of the most necessary role in your examination, so please watch this video at the end तक वॉच करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने पहले कह दिया। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया ये सारी चीजें होती हैं, और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ भाई साइंस एंड सोसाइटी का रियल एप्लीकेशन क्या है। मान लो मैं घर में हूँ, ठीक है, अभी मैं घर में हूँ, मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में हूँ। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा। यहीं पे बाहर चले जाऊंगा, कार में बैठूंगा या ऐसे चल के जाऊंगा, फोर्सेस लगेंगे मेरे ऊपर, है ना। कुछ कहीं फ्रिक्शन भी लगेगा, कहीं फ्रिक्शन तो ऐसा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, आपको एयर ड्रैग होगा, एयर का ड्रैग आएगा मेरे पास, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे आपको मालूम है ये साइंस एंड सोसाइटी है, थोड़ा बहुत ईजी टॉपिक में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी यहाँ पे आ जाऊँ, फिर ऐसे यहाँ पे जाऊं और फिर वहां से यहाँ पे आ गया, तो दैट कंडीशन, मैं यहाँ पे खड़ा था इनिशियल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल गया और फाइनल टू इनिशियल आया, दिस पोजीशन, दिस कंडीशन, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस कंडीशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड देन रीगेन टू इट्स फाइनल टू इनिशियल, इस वाले पोजीशन में मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। वो द आंसर इज द नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम डिस्टेंस, बिटवीन दिस डिस्टेंसेस आर 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इस वाले डिस्टेंस के बीच में तो 0 होगा ना भाई, क्योंकि मैं इनिशियल टू फाइनल गया, फिर फाइनल टू इनिशियल आ गया, मतलब जिस पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे आ गया, 0 हो गया। बट डिस्टेंस इज नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर थी, वहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर थी, तो टोटल डिस्टेंस इज 2 मीटर। दैट इज वेरी सिंपल, एज यू नो दैट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये दैट इज द साइंस, ये साइंस है जो कि हमारी सोसाइटी पे इंपैक्ट डाला है, कहीं ना कहीं डाला है। अब मान लो मैं भाग रहा हूँ, एकदम से मेरे पास कोई स्लिपरी, मतलब कुछ स्लिप करने वाली चीज आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो मेरे पास कोई फ्रूट आ गया, जैसे मान लो बनाना आ गया, बनाने का मतलब केले का छिलका पड़ा हुआ है नीचे। अब मैं गया स्पीड में क्रिकेट खेल रहा हूँ, मान लो पैर पड़ गया मेरे केले के छिलके पे, मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लेस, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है। साइंटिफिक चीजों में सोचो ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट में सोचो कि वो क्या है, वहां पे फ्रिक्शन कम है तो मैं गिर गया, है ना भाई। ये चीजें होती है साइंस की, कि मतलब मान लो कोई बारिश में भग रहा है स्पीड में, छाता लेके वो गिर गया, क्योंकि भाई उसने जो जूता पहन रखा है, हो सकता है उसकी जूते का नीचे का जो सोल हो वो हो सकता है, या तो कहते नहीं है कि भाई तेरे भाई सोल घिस गया है, मतलब उसका फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो गिरेगा ही। अब ये ऐसा भाई देखो ना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कार्स के, ट्रक्स के टायर बदलवाए जाते हैं, इसीलिए तो बदलवाए जाते हैं क्योंकि उनके भी टायर घिस जाते हैं टाइम के अनुसार, है ना। तो ये है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई बंदा हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई बंदा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी फिजिक्स पढ़ के जाते हैं, अगर नहीं पढ़ते ना तो भाई बताऊँ क्या होता, जो डॉक्टर्स होते हैं, एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि जितना हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, एल्टीट्यूड पे जितना हाई जाते हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, और जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे ऑक्सीजन कम होने लगता है। मान लो एक हॉस्पिटल है जिसमें 20 फ्लोर है, ठीक है, और वो अगर कोई पेशेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, और वो बंदा 20th फ्लोर पे चला गया, मतलब मान लो एज एज्यूम करो डॉक्टर को फिजिक्स नहीं मालूम है, तो ऊपर चला गया, तो भाई उसका तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही डाउन चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, और डाउन हो जाएगा भाई, मरवाओगे क्या पेशेंट को। तो इसीलिए साइंस का सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, ठीक है, फिजिक्स का भी है। दैट्स वाई साइंस एंड सोसाइटी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बता रहा है कि भाई सबको पढ़ाया जाता है, चाहे वो कभी कभार आप कितनी भी कोई से भी सर्विसेज में चले जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम में, सब में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मैंने आपको पूरा तरीके से सोचते कैसे हैं। और एक और बात, मान लो कूली है,
कूली है, कूली वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। एक कूली है, अब कूली है जो जा रहा है, ठीक है, स्टेशन पे है, और मान लो मैं गया वहां पे, मैंने उसको अपना लगेज दे दिया। अब लगेज को उसने अपने हेड के ऊपर, सर के ऊपर उसने क्या कर लिया, रख लिया। उसने क्या किया, लगेज को अपने सर के ऊपर रख लिया। जो उसने अपने लगेज को सर के ऊपर रखा ना, अब मान लो आप फोर्स का तो फॉर्मूला जानते होगे ना, वर्क WDX, F इक्वल टू WDX होता है ना, वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर के फॉर्म में कॉस थीटा, FDX कॉस थीटा, है ना, FDX कॉस थीटा, है ना। वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है, FDX कॉस थीटा। तो FDX कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, क्योंकि वो 90 डिग्री में स्ट्रेट में है और उसने ले रखा है, तो ये स्ट्रेट पोजीशन के चलते ना 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जानी है, तो पूरा टोटल वर्क डन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स 0 हो गया। लेकिन रियलिटी में तो 0 नहीं हुआ, उसने मेहनत कर रखा है, वो दिख जाएगा उसके शकल से, ठीक है। फिजिक्स के केस में, इन द केस ऑफ फिजिक्स, वी कैन से द वर्क डन बाय द कूली इज 0, है ना, वर्क डन कूली के द्वारा 0 हो चुका है। हम फिजिक्स के केस में कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी के केस में 0 नहीं है। ये है हमारा साइंस का, मतलब साइंस का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में। तो ये वाली चीज हो गई। और दूसरी बात मैं ये भी बताने जा रहा था कि साइंस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, साथ साथ मान लो हम जब स्टेयर्स पे चलते हैं, स्टेयर से हम लोग भागते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो हमारा वर्क डन भी वहां पे लग रहा है, मतलब हमारा कुछ वर्क डन, कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरी, कुछ अमाउंट ऑफ जूल्स में खर्च हो रहा है, ठीक है ना। 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी होता है ना, आप बताओगे भाई, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, वो लोग आप बताओगे कितना होता है। और साथ साथ में मैं एक और चीज भी बताने जा रहा था आप लोगों को। इसमें हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया भाई, इसमें जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के करीब आया था। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम लोग आपको हाईली HYV सीड्स देंगे। HYV सीड्स क्यों देंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, जो कि आपको एकदम हाईली टेक्नोलॉजी वाला सीड्स दे दिया था उसने, हाईली टेक्नोलॉजी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें आपको दी हुई थी उसने प्रोवाइड। क्योंकि भाई आप जानते हो हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है, एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एज यू नो दैट द एडवांटेज क्या था उसका, एडवांटेज ये था कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे एज वी, मतलब हम सब जानते हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। तो डे बाय डे इंक्रीज करने के कारण जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भाई कोई भी कंट्री अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट तो सोचेगी ना कि कोई रेवोल्यूशन लाया जाए। तो वहां पे रेवोल्यूशन आया था क्योंकि वो हम लोगों ने फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे मतलब ये रेवोल्यूशन आया था 1960s में, मतलब टेक्नोलॉजी में एकदम से एडवांसमेंट हो गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्योंकि फार्मर्स को भी कहा जा रहा था कि उन्हें भी एक अपना अच्छा इनकम दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको उनके लिए हमने क्या किया, स्टैंड लिया। मतलब जो जितनी हम ट्रैक्टर्स, न्यू टेक्नोलॉजी वाले, हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले सारे ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड करवाया गया, उनके लैंड्स पे एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर के साथ साथ HYV सीड्स, जो सबसे हाई टेक्नोलॉजी, मतलब कम टाइम में क्या कर रही थी, जैसे मान लो व्हीट है, राइस है, ये ऐसे सीड्स में भी HYV का यूज हुआ था, जो कि सबसे एडवांसमेंट सीड्स है, जो कि बहुत ज्यादा जल्दी प्रोडक्टिविटी देती है एज कम्पेयर टू अदर सीड्स के, जो हम नेचुरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाली चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल और नेसेसरी रोल प्ले कर रही है इन अवर सोसाइटी। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट नेम इज साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी में तो हमने देख लिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चर को। भाई तुमने कहा था एक वर्ड डिसएडवांटेज, नेगेटिव, इसका मतलब क्या था, समझा दो। समझाता हूँ भाई, इसका मतलब इससे इन द सेंस ऑफ, मान लो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी सारे हमारे पास एडवांटेजेस भी हो गए, लेकिन क्या ये रियल में बेनिफिशियल है, क्वेश्चन आएगा किसी के भी मन के अंदर। तो मैं बता देता हूँ, रियल में ये बेनिफिशियल है भी और नहीं भी है। नहीं कैसे, नहीं इसलिए है भाई क्योंकि अभी बताता हूँ। क्योंकि भाई ये इसीलिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हेल्थ सिक्योरिटी नहीं रहती भाई। इसमें पता हूँ क्या होता है, हेल्थ को रिस्क रहता है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज को हम लोग अगर टाइम से पहले प्रेशर देकर अगर उसे क्या करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं किसी भी वेजिटेबल्स की, किसी भी फ्रूट्स की, तो जनरल सी बात है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होगा ही, है ना। मान लो छोटा सा वो जो होता है ना, मतलब छोटे कोई वेजिटेबल रात को इतना छोटा सा है और वो सुबह होती इतना बड़ा दिख गया, तो जनरल सी बात है भाई, कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी है उससे भी हम लोग ज्यादा कैपेसिटी इंजेक्शन डाल के हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए तो इंजीरियस तो है। और साथ साथ में मैं आपको बात ये कह रहा था कि दूसरी बात, ये जो चीज था एग्रीकल्चर था, इसमें क्या हो रहा था, लैंड जो है ना, हमारी जमीनें हैं, उस जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जा रही थी,
क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि बहुत ज़्यादा केमिकली बेकार है, जो कि लैंड के प्रोडक्टिविटी के लिए बेकार है। एक बार ही तो वो जल्दी प्रोडक्ट मतलब जल्दी ही वो प्रोड्यूस कर देगा कोई भी चीज़ों को, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ बढ़िया नहीं है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू, ये वाली चीज़ होती है। ओके, तो आप लोगों से मैं यही कह रहा था कि भाई आपको ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था 1960s में, और इसका बेनिफिट्स क्या हुआ और डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, दोनों बता दिए मैंने। और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? व्हाइट रेवोल्यूशन में जनरली हमने ये देखा था कि जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है उसमें मिल्क डेयरी आपने सुना होगा। मिल्क डेयरी में क्या किया जा रहा था कि जैसे इसमें जितने भी हमारे मिल्क सेक्टर है 1970s के करीब हुआ था, 1970 के करीब हुआ था। तो उसमें जितना भी हमारा मतलब जितना भी डेयरी है, डेयरी का रिवोल्यूशन हो गया था उसमें। मतलब हमें कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ मिल्क के लिए, दूध के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई थी। क्योंकि पहले आप लोग जानते थे कि जितने भी हमारे ये होते हैं ना, जितने भी हमारे दुकानदार होते हैं, दूध वाले शॉपकीपर्स होते हैं, तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ये लोग, इन्हें कभी कभार अच्छी रकम नहीं मिल पाती थी दूध की, है ना, कभी कभार इन्हें अच्छी रकम नहीं मिल पाती थी क्योंकि प्रोडक्टिविटी और कंज्यूमर्स भी ज़्यादा थे, तो वो और इनकी मतलब उतना ज़्यादा हो नहीं पाता था, मतलब कमाई उमाई। तो इसके लिए बताऊँ कंपनियां आई, जैसे डेयरी वगैरह आया, तो डेयरी वगैरह आकर बहुत सारा, बाद में अभी तो देख रहे हो बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। तो इनको अलग अलग सेक्टर बटे और अलग अलग सेक्टर से क्या हुआ, इनको ग्रोथ मिला और एकदम सही प्राइस पे इनकी मतलब मिल्क को खरीदा जा रहा है आजकल के डेट में, है ना। जैसे नाम सुन सकते हो फेमस का, जैसे काउ मिल्क हो गया, टोंड मिल्क हो गया, अमूल का हो गया, बहुत सारे हो गए अभी तो डेट में। फिर एक कंट्री डिलाइट का चल रहा है ना, कंट्री डिलाइट का, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे मिल्क के नाम से उन सबको भी आप, इसके भी एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारी चीज़ें। अब देखो साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रामानुजन ने क्या किया था। जैसे हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट इन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही होता है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वैसे ही होता है इंटीजर, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना। मतलब इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर -1 -2 0 और 1 2 3, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कॉम्पोजिट्स नंबर भी होते हैं, प्राइम नंबर्स भी होते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग केस है कॉम्पोजिट प्राइम का। लेकिन हम लोग, मेरे कहने का मतलब क्या है, उनका मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन द फील्ड ऑफ किस चीज में, नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में जब इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो इस इंटरेस्ट को उन्होंने बहुत और डीप पढ़ा। और डीप कैसे पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रामानुजन की स्टडी की बात करी, इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज पे क्या काम किया, जो कि इनफाइनाइट सीरीज, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग ऑल नेचुरल नंबर को ऐड कर दे, +1 +2 +3 +4 +5 +6, और इसको लेकर चले जाए इन्फिनिटी तक, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कौन सा नंबर होगा इन्फिनिटी पे। अगर सारे हम लोग नंबर हैं जितने, उन सबको ऐड कर दे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पे जो नंबर आएगा वो किसके तरह बिहेव करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो एग्जैक्ट नंबर इज द राइट नंबर, उन्होंने कहा था वो नंबर उन्होंने जो दिया था वो बिहेव करेगा ऐसे, जो इन्फिनिटी पे नंबर आएगा, समझ रहे हो बात। तो वो वाला नंबर है -1/12, इसकी एक डेरिवेशन होती है। और -1/12 क्या करेगा, बिहेव करेगा जो नंबर इन्फिनिटी पे आएगा, वो ऐसे अप्रोच करेगा, बिहेवियर उसका ऐसी होगा जो भी नंबर आए। अगर कोई, हम आज से 1000 साल बाद या 500 साल बाद मान लो कोई साइंटिस्ट अगर ऐसा आता है जो इस चीज़ को प्रूव कर डाले कि 1 +2 +3 इन्फिनिटी तक कोई नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर कोई सा भी आए, तो वो नंबर भी -1/12 की ही तरह बिहेव करेगा। तो उनका ये था, मैंने तो एक उनका बता दिया कि उन्होंने कैसे रिसर्च किया था इस टॉपिक के ऊपर। साथ साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वाला चीज़ है कि भाई सबसे पहले जो रामानुजन जी थे, रामानुजन ने जब हार्डी के पास गए, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उस वक्त, मतलब बहुत ज़्यादा सीकनेस में थे, इलनेस में थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उनके पास एक मतलब विदेश के एक साइंटिस्ट थे, हार्डी, डॉक्टर हार्डी। तो डॉक्टर हार्डी है, तो डॉक्टर हार्डी भी वो उस समय के फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने चांस दिया था रामानुजन को। तो जब डॉक्टर हार्डी गए पूछने हालचाल कि भाई रामानुजन भाई कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो जब गए वहाँ पे डॉक्टर हार्डी, तो सबसे पहले रामानुजन ने पूछा कि भाई आपका टैक्सी, आप कौन से टैक्सी से आप क्या आपको उस टैक्सी का नंबर याद है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उतना, डॉक्टर हार्डी कह रहे थे कि मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता टैक्सी के नंबर में, आज तक मैं जितने टैक्सी में चढ़ा हूँ आज तक तो मुझे कुछ खास देखने को मिला नहीं नंबर्स में। तो उन्होंने फिर भी कहा रामानुजन ने कि आप बताइए तो सही कि अगर आपको याद हो कि वो मतलब नंबर कौन सा था तो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, किसने, डॉक्टर हार्डी ने, 1729 नंबर था। तो रामानुजन ने कुछ देर बाद सोचा, और फिर हार्डी कह रहे थे कुछ देखो फायदा तो है नहीं, तो उधर ही रामानुजन ने बोला कि भाई
ये नंबर जो है सबसे तगड़ा नंबर है। सबसे तगड़ा नंबर कहने का मतलब ये नंबर एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि 2 नंबर्स के क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब 2 नंबर को आप एक बार ऐड करोगे 7129 आएगा, 2 नंबर को एक बार ऐड करोगे 7129 आएगा। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, यदि मे भी आपने डीप में मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो, मैथमेटिक्स की नॉलेज ली हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं यार, बहुत ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आ जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स में हम लोग देखेंगे कि एंटीबायोटिक का क्या यूज़ है, एंटीबायोटिक हम लोग क्यों लेते हैं। भाई आपको देखो, सबसे पहले ना ये भी एक बायोलॉजी बहुत लंबा टॉपिक है। आप लोग देखो, साइंटिस्ट का तो मैंने एक बता दिया, जैसे विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई ने इसरो को एक तरीके से कहा जाए तो पूरा ही फाउंड किया था, ठीक है, विक्रम साराभाई ने, है ना। हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो? विक्रम साराभाई, ये भी याद रखना। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई, वैसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन और साइंटिस्ट के नेम और फिजिक्स के फील्ड में किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बायोलॉजी के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, ये 3-4 फील्डों का याद करके जाओ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 साइंटिस्ट का नाम याद कर लो हर एक फील्ड के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सारा तो नहीं बता सकता मैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, और हो सकता है कोई बोर भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक और चीज़। पहले एक चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा अभी एक आईएएस, आपने आईएएस टीना डावी का तो नाम सुना होगा ना, आईएएस टीना डावी, उनको अवार्ड मिला था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट ने फंड किया था करोड़ों रुपीस, और उन्होंने करोड़ों रुपीस से राजस्थान में बहुत जगह उन्होंने मतलब रूफ बना दिए, रूफ छतें बनवा दी, ठीक है, फॉर कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्ट करने के लिए किसका वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और उसे प्यूरिफाई कैसे करना है वगैरह सब लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया। तो इसके लिए उन्होंने मतलब टीना डावी आईएएस को हमारे प्रेसिडेंट से क्या मिला, 2 करोड़ रुपीस का अवार्ड मिला, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूं, सब चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी दिमाग में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है ये भी याद रख लेना, क्या पता है आ जाए क्वेश्चन। और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन वगैरह याद रखना। और ये जितना एंटीबायोटिक्स है भाई, ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, अभी बताने लगा ना तो कम से कम भी भाई आपका 30 मिनट चला जाएगा। भाई मुझे मालूम है, बहुत डीप में मालूम है एंटीबायोटिक्स क्या होता है, मतलब ये बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, मतलब खाने के बाद इसमें जितने भी बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया सेल्स को कैसे तोड़ता है ना। और देखो, मैं किसी भी चीज़ से पहले उसके डीप में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ वायरस की, तो वायरस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आपसे कि कितने टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं। बैक्टीरिया की बात करूंगा तो बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बैक्टीरिया अगर कान से, ईयर से एंटर करे, सॉरी, वायरस अगर ईयर से एंटर करे तो किस ऑर्गन में जाता है, नोज से एंटर करे तो किस ऑर्गन में जाता है, और माउथ से एंटर करे तो किस ऑर्गन में जाता है। मैं बात करूंगा तो डिटेल में बात करूंगा, दैट्स वाई मैं अभी वो बात नहीं कर रहा। वो आप लोग देख लेना, छोटा मोटा याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी वायरस है ना, फर्स्ट ऑफ देखो वायरस और बैक्टीरिया की इसलिए बात कर रहा हूँ ना, तभी तो भाई एंटीबायोटिक क्या है, एज अ जब आपको कोई चीज होता है, मतलब मान लो खांसी जुकाम वगैरह ये सब होता है, तो डॉक्टर कभी कभार आपको उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी लिख देते हैं, है ना। अब ये दवाई खाओ, कह देते हैं कि भाई यू टेक दिस पिल्स एंड ऑल्सो टेक एंटीबायोटिक, वो नाम लिख देते हैं जो भी एंटीबायोटिक, है ना। तो एंटीबायोटिक है आपका जो वायरस है, तो मान लो वायरस सबसे पहले डीएक्टिव रहता है, और डीएक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है वो मरा हुआ रहता है वायरस, और जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करता है वो एक्टिव हो जाता है। और कभी कभी और वैसे ही होता है सेम, मतलब मान लो कोई, मतलब किसी को टीवी वगैरह हो रखा है, तो तो क्या करता है, धीरे धीरे ना वो अपने फौजों को बढ़ाते हैं। फौज कहने का मतलब अंदर जब जाता है लंग्स वगैरह में, लंग्स को जाम करेगा, लंग्स समझ रहे हो ना, लंग्स पे अपना कब्जा करेगा, और धीरे धीरे उधर अपने सेल्स को बहुत रैपिड में, बहुत तगड़े तरीके से सेल्स की ग्रोथ होते हैं उनकी, ठीक है। और हमारे अंदर, हमारे बॉडी में WBC होता है, एज यू नो दैट, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, जो हम कहते हैं ना रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, वही इम्यून सिस्टम की मैं भी आपसे बात कर रहा था कि इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो कि उस चीज को फाइट करता है, उस चीज से, ठीक है, उस चीज से फाइट करेगा, और फिर उस चीज से फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जीत नहीं पाता, क्योंकि जब आपको टीवी बहुत हाई लेवल का होने लगता है ना, स्टेजेस होते हैं उसके, तो फिर वो नहीं हो पाता। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, उससे लड़ेगा, उस वॉल को तोड़ने का काम करेगा जो उसने बना रखा है। ये तो ऐसा फिक्शनल बता रहा हूँ, रियलिटी में भी ऐसे ही कुछ होता है,
ठीक है, वो अभी बताऊंगा, डिटेल लग जाएगा। मैंने क्या कहा, एंटीबायोटिक का तो एक बता दिया मैंने आपको, तो हाँ मालूम चल गया होगा, हाँ भाई ये वो होता है। ठीक है, तो रैशनल थिंकिंग के बारे में हो गया, ये साइंटिफिक मेथड्स के बारे में हो गया। साइंटिफिक मेथड में मैंने बता दिया कि कैसे लोग, कैसे साइंटिस्ट सोचते हैं। मान लो मैं कोई रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर रहा हूँ, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं ये बता देता हूँ। मान लो मैं स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ, तो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने से पहले मैं रॉकेट को देखूंगा, मैं अपने टेक्नीशियन टीम को बुलाऊंगा, जो हमारे एरोस्पेस इंजीनियर होंगे उन्हें बुलाऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स को बुलाऊंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाऊंगा, कंप्यूटर इंजीनियर्स की टीम को रखूंगा, भाई तुम लोग कंप्यूटर का काम संभालो। ठीक है, बीएससी वाले बंदे को बुलाऊंगा, पीएचडी होल्डर इन फिजिक्स को भी बुलाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमएससी होल्डर इन फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट को भी बुलाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि भाई आप कुछ हवा तो उड़ा नहीं रहे हैं ना स्पेस में, क्या उड़ा रहे हो, रॉकेट उड़ा रहे हो, तो रॉकेट साइंस है वो। तो वहां पे मैं जैसे रॉकेट उड़ा रहा हूँ तो इन सारी बंदों की टीम बैठाऊंगा वहां पे, तो टीम बैठा के बात चलेगा उसमें कि भाई ये सेक्टर आपको देखना है, ये सेक्टर आपको देखना है, मुझे कौन सा सेक्टर देखना है मैं बताऊंगा, कौन होगा लीडर वगैरह। ये तो लीडर तो भाई जनरल बात है, मैं बैठा रहा हूँ तो भाई ये ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब हकीकत मत समझ जाना। तो मान लो को रॉकेट लॉन्च करूंगा तो सबसे पहले मैं क्लाइमेट वेदर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट को भी बुलाना पड़ेगा, भाई कौन सा ये जिस दिन मैं उड़ा रहा हूँ क्या क्लाइमेट वो फेवरेबल है, रॉकेट के लिए बढ़िया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हर चीज को देखना पड़ेगा, हर एक फैक्टर को देखना पड़ेगा, और साथ साथ में ये साइंटिफिक सोच बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। तो मान लो मैंने रॉकेट उड़ाया स्पेस में, तो रॉकेट उड़ाया, रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा वहां पे फिजिक्स का न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। और रॉकेट ऊपर गया, ठीक है, उसका रिएक्शन नीचे आया, उसका थ्रस्ट जो है जो लगा हुआ है नीचे फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, अपने इंजन के प्रेशर को नीचे फेंक रहा है, ऊपर गया भाई नीचे आया, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे, धीरे धीरे ऊपर के लिए एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय द एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू रिमूव, भाई सॉरी, है ना भाई, वो एक एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन देने मैं तो सोच रहा था भाई बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए देखो समझा देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है ना जिसमें हम लोग इसका वेलोसिटी रिमूव करती है, क्या किसी चीज को, रॉकेट को रिमूव कर देती है इंटरस्टेलर स्पेस में भेज देती है। ठीक है, मतलब वो जो आप कहोगे कि भाई कौन सी वैल्यू होती है इसके वेलोसिटी की, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसी भी रॉकेट को चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए। ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ये रॉकेट है, और रॉकेट इस अर्थ के सरफेस को पार करेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ इस सरफेस को पार कर गया। आफ्टर देन उसने ऑर्बिटल वेलोसिटी पकड़ ली। ऑर्बिटल भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप की वेलोसिटीज होती है। उसके बाद भाई मून पे कैसे लैंडिंग करना है, मार्स पे कितने दिन जाएगा, हमारा जो ऊपर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है, क्या रिवॉल्व कर रहा है, हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसका अपलिंग और डाउनलिंग कनेक्ट बहुत चीज है, बताने लग गया ना तो अभी बहुत टाइम चले जाएगा। ठीक, तो आई होप इस वाली वीडियो बहुत एक्सीलेंट वीडियो रही होगी और आपका थॉट प्रोसेस बदल गया होगा। तो साइंस एंड सोसाइटी में बस यही है इंपॉर्टेंट चीज। साइंटिस्टों के बारे में देख लेना भाई, कंट्रीब्यूशंस के बारे में उनके, और ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन का तो मैंने आपको बता ही दिया जो था, वो इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी और भी मेथड्स देख लेना। ठीक है, लास्ट में यही कहूंगा, मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर करो बहुत तगड़ी तरीके से।